भारत जैसा देश शायद दुनिया में कहीं नहीं है। तो फेक न्यूज़ को रोकने का सबसे बड़ा बैरियर वही होता है। सुशांत था। अब एक तथ्य कैसे कहानी को बदलता है। ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है प्रोपेगेंडा। बिलीव करिए, ये न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है फेक न्यूज़। नमस्कार, मेरा नाम है ललित कुमार और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। पत्रकारिता की दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहानियां ढूंढते ढूंढते अपनी खुद की भी एक अनूठी कहानी लिख देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है इंद्रजीत राय। मीडिया जगत में 20 बरस के अनुभव के साथ इंद्रजीत राय भारत के सबसे पहले और विश्व के सबसे लंबे समय से कार्यरत फोरेंसिक जर्नलिस्ट हैं। इसी के चलते हाल ही में उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया और इसी के चलते उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में सम्मानित भी किया गया। इंद्रजीत राय कई मीडिया चैनलों से जुड़े और सच को सामने लाते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ये एक फोरेंसिक साइंटिस्ट भी हैं जो कई पुलिस एकेडमीज में एज अ फोरेंसिक ट्रेनर लोगों को ट्रेन करते हैं और फिलहाल ये एबीपी में एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद पे कार्यरत हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैं शुरू करना चाहूँगा आपकी जर्नी से कि पत्रकारिता की दुनिया ने आपका स्वागत कब और कैसे किया। 2002-03 में मैं जर्नलिज्म में आया। उस वक्त मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका था। क्रिमिनोलॉजी से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने नौकरी ज्वाइन की। नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैंने डबल अपनी पीजी की फॉरेंसिक साइंसेज में। उसके बाद मैंने पीएचडी में अपने कदम बढ़ाए और नौकरी करने के दौरान ये समझ में आने लगा कि यहाँ पर आपको सच देखने के लिए एक विशेषता चाहिए, एक स्किल चाहिए, क्योंकि सच जो है बड़ा ग्रे एरिया में होता है और सच के कई पहलू होते हैं। एक तथ्य के आ जाने और एक तथ्य के निकल जाने से पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। तो ये दिमाग में आइडिया आया। उसके बाद हमने अपनी पढ़ाई को और आगे किया। बहुत सारा मैंने यूएनओडीसी से सर्टिफिकेशंस हासिल किए और फॉरेंसिक और न्यूज़ से रिलेटेड जो भी नई चीज़ दुनिया में आती थी तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता था। और पढ़ते पढ़ते न्यूज़ में इनोवेट करने के लिहाज से मैंने चीज़ों को अप्लाई करना शुरू किया। जब मैंने फॉरेंसिक साइंस को न्यूज़ में अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे इसके बड़े अच्छे नतीजे मिले। नतीजे इन द सेंस ऐसे मिले कि कहानी चेंज होने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि एक पूरा का पूरा मीडिया दूसरी चीज़ कहता था और चूँकि मेरे पास एक स्किल थी और वैज्ञानिक तरीके थे तो जब मैं उससे देखता था तो वो चीज़ वो नज़र नहीं आती थी, तो हम लोग वो दूसरी चीज़ कहते थे। पुलिस की जब जांच पूरी होती थी तो पता चलता था कि नहीं वही चीज़ है। तो मेरा भरोसा और बढ़ा कि फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल मीडिया में बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है और हम लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस में हुई है और आप फिलहाल फोरेंसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से। तो ये जो एज अ जर्नलिस्ट आपने फोरेंसिक्स में अपनी रुचि जो उजागर करी, उसके क्या कारण थे? मतलब क्या आपको अट्रैक्ट किया फोरेंसिक्स को लेकर? देखिए, ग्रेजुएशन के बाद जब पहली पीजी मैंने की, मैंने डबल पीजी की है, एक क्रिमिनोलॉजी से की है, दूसरी फॉरेंसिक साइंसेज से की है। तो अपराध को मैंने पढ़ा। जब मैं अपराध को पढ़ने लगा और समझने लगा तो एक बात समझ में आई कि देखिए, अपराध से सिर्फ किसी एक विक्टिम का नुकसान नहीं होता है। वो अपराधी जो क्राइम को कमिट कर रहा है वो भी सोसाइटी का हिस्सा है। एक तो विक्टिम बर्बाद होता है, दूसरा वो अपराधी बर्बाद होता है, विक्टिम का परिवार बर्बाद होता है, अपराधी का परिवार बर्बाद होता है। ये दोनों, बहुत सारे लोग इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं जो बर्बादी की तरफ बढ़ते हैं। थॉट ये था कि इसको और बेहतर तरीके से समझा जाए। चूँकि मैं ऐसे प्रोफेशन में आ चुका था कि मास कम्युनिकेशन के प्रोफेशन में मैं था, मास कम्युनिकेशन की दुनिया में मैं था, तो ये लगा कि अगर इसमें अप्लाई किया जाए तो चीज़ें सुधरेंगी और आगे तक बढ़ेंगी। तो बेसिक आइडिया ये था कि फॉरेंसिक साइंस को आगे बढ़ाया जाए। फॉरेंसिक्स पढ़ते पढ़ते एक चीज़ और समझ में आने लगी कि ये ज्ञान बहुत थोड़ा है, इसमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पहली पीजी, फिर दूसरी पीजी, फिर एमफिल, फिर पीएचडी। तो अपने आप जब आपका हंगर बढ़ता है कि नहीं यार ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, इसको मुझे और पढ़ना होगा, इस तरीके से ही चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। सर,
एज इंडियाज़ फर्स्ट फोरेंसिक जर्नलिस्ट अभी आपका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। आप अभी लंदन गए थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में आपको फेलिसिटेट किया गया। उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा फील हो रहा था आपको, क्या महसूस कर रहे थे उस समय? देखिए, एक भारतीय के तौर पे आप जब भी किसी विदेशी धरती पे जाते हैं और ख़ास तौर से वहाँ की पार्लियामेंट में जाते हैं तो ये एक बड़ा फ़ख्र का पल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने शुरू किया हमसे पहले फॉरेंसिक जर्नलिज्म को, वैज्ञानिक तरीकों को वहाँ की मीडिया ने अपनाना शुरू किया। भारत में इसकी शुरुआत होते देखना और शुरुआत अपने हाथ से होना, ये एक बहुत ही अद्भुत क्षण था। वहाँ लोगों ने हमसे पूछा, वहाँ के पार्लियामेंट्रियन से ने पूछा, यूके के कई सांसदों ने हमसे सवाल किए कि वहाँ क्या इसकी ज़मीन है। तो मैंने उनको बताया कि भारत जैसा देश शायद दुनिया में कहीं नहीं है। भारत जैसी जो सिविल सोसाइटी है वो दुनिया में कहीं नहीं है। वो इतनी वाइब्रेंट है और इतनी अच्छी थिंकर है कि यूरोपियन कंट्रीज़ से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में हमारी सोसाइटी और हमारे प्रोफेशनल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ों पे यूरोपियंस या वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही हक है। भारत अब बहुत आगे निकल चुका है, आगे निकल रहा है, चाहे वो जर्नलिज्म का एरिया हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। हर क्षेत्र में हम नए नए प्रयोग कर रहे हैं। ये भी एक प्रयोग था, हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है और दुनिया की हर डेमोक्रेसी के लिए फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। उस खतरे को रोकने के लिए ये जो फॉरेंसिक जर्नलिज्म है ये बहुत बड़ा वेपन होगा, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे हिंदुस्तान में हो या दुनिया के अलग देशों में हो, उन यूनिवर्सिटीज़ को इसकी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, जर्नलिस्टों को ट्रेंड करना चाहिए। जर्नलिस्ट अगर ट्रेंड हो गया तो फेक न्यूज़ को रोकने का सबसे बड़ा बैरियर वही होता है। देखिए, एक व्यक्ति एक व्हाट्सएप संदेश दूसरे से भेजता है, उसकी स्पीड बहुत कम होती है, लेकिन जब जर्नलिस्ट कुछ कहता है तो उसमें फैक्टर ऑफ बिलेबिलिटी होता है, उसमें विश्वास का फैक्टर होता है, तो वो ज़्यादा प्रसारित होता है। तो उनको ट्रेंड करने की ज़रूरत है। सर, आपने फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन की बात करी। कौन से ऐसे डिजिटल फोरेंसिक्स के टूल्स हो सकते हैं और क्या हम डेटा एनालिसिस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये पर्सपेक्टिव्स को एक तरीके से धूमिल और दूषित कर रही है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप उस पर लाइट डालिए। देखिए, एक तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती है, उस तस्वीर में हज़ारों इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उस तस्वीर में हज़ारों छोटी छोटी चीज़ों का प्रेजेंस होता है। वो तस्वीर चूँकि डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट होती है तो वो अपने साथ बहुत सारी जानकारियाँ एक जगह से लेके और दूसरी जगह जाती है, जिसको हम मेटा डेटा कहते हैं। किस फ़ोन से उस तस्वीर को लिया गया, कितने बजे लिया गया, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या था, उसकी जियो इन्फॉर्मेशन क्या थी, क्या जो उस तस्वीर में फ़ोटो दिख रही है और लाइटिंग कंडीशन दिख रही है, तो क्या जितने बजे की ये फ़ोटो बताई जा रही है उस मौसम में सन का डायरेक्शन यही होता है, लाइटिंग कंडीशन यही होती है, क्या परछाई इसी एंगल पे बनती है। कुल मिला के एक फ़ोटो सिर्फ फ़ोटो नहीं होती, उसको जब आप एनालिसिस करने बैठते हैं तो उसमें इतने सारे तथ्य होते हैं कि अगर आप सारे तथ्यों को देखोगे तो वो सूचना जो दी जा रही है और जो सूचना उसमें मौजूद है, इन दोनों का आप कंपैरिजन कर लेते हो। दूसरी बात वीडियो के साथ है, वीडियो के साथ भी सेम है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैरी होती हैं, AI जनरेटेड वीडियोज़ होते हैं, जो वीडियो कहीं का होता है कहीं का बताया जाता है। मान लीजिए वो देश के किसी X हिस्से का है और Y हिस्से का बता के प्रचारित किया जाता है। इन सारी चीज़ों को डिजिटली पकड़ा जा सकता है, क्योंकि एक वीडियो और फोटो अपने साथ जियो इन्फॉर्मेशन, अपने उस फ्रेम के अंदर सैकड़ों जानकारियाँ लेके चलती हैं। बशर्ते आपकी नज़र होनी चाहिए कि आप उन जानकारियों को देख पाएँ और उसको मैच कर पाएँ। बात अब टेक्स्ट की आती है। देखिए, टेक्स्ट बाई प्रोडक्ट है ह्यूमन ब्रेन की सोच का। दिमाग सोचता है, इंस्ट्रक्शन देता है फिंगर्स को, और फिंगर्स लिखती हैं या टाइप करती हैं। अब कोई भी एक लाइन जब लिखी जाती है तो वो छोटे छोटे वर्ड से मिलके बनती है। अब वो एक पैटर्न बताता है। 2 शब्द या 3 शब्द या 5 शब्द अगर चुने गए तो क्यों चुने गए, उनकी हार्शनेस क्या है, उनकी कनेक्टिविटी क्या है, जिस ह्यूमन ब्रेन ने उसको सोचा है और लिखा है तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। तो एक लाइन जो है वो लाइन भी सिर्फ वो नहीं होती है जो लिखी गई है, उस लाइन को भी जब आप इंटरप्रेट करते हैं, उसको जब आप एनालिसिस करते हैं तो उन शब्दों का चुनाव क्यों हुआ, वो हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं, कैसे हैं,
उनका पंच कैसा है। तो लिंग्विस्टिक फॉरेंसिक्स के ज़रिए आप ये सारी चीज़ें उसमें एनालाइज करते हो। ये मतलब काफ़ी एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आपने दिया है कि चीज़ों को देखने का नज़रिया किस तरीके से हो सकता है। अब आते हैं उन चीज़ों पर जिन केसेस में आपने इन सारी स्किल्स को, इन सारे टूल्स को अप्लाई किया है एज अ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड नाउ एज अ फोरेंसिक जर्नलिस्ट। तो मैं जानना चाहूँगा कुछ ऐसे केसेस के बारे में जिनमें आपको ये लगा कि कहानी पूरी की पूरी उलट पुलट गई। देखिए, एक बदायूं केस था, दूसरा रेयान मर्डर केस था गुड़गांव का, और भी बहुत सारी कहानियाँ थी, सुशांत था। अब एक तथ्य कैसे कहानी को बदलता है। सुशांत के केस में चारों तरफ ये बात सामने आ रही थी सेक्शन ऑफ मीडिया से कि चूँकि सुशांत की जो हैंगिंग पोजीशन में बॉडी रिकवर हुई, बरामद हुई, तो जब वो बॉडी लटक रही थी तो उसका पैर जो है वो बेड से टच हो रहा था। इस आधार पे ये कहा गया कि नहीं, ये सुसाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि सुसाइड के लिए पैर टच होना नहीं चाहिए, जबकि ये तथ्य गलत है। पार्शियल हैंगिंग और कंप्लीट हैंगिंग, दो हैंगिंग में सेक्शंस होते हैं। पार्शियल हैंगिंग ज़्यादा होती है। अगर एक अनुमान के मुताबिक मैं कहूँ कि अगर 100 सुसाइड्स हो रहे हैं तो उसमें लगभग 75 से 80% जो है वो पार्शियल हैंगिंग के होते हैं। जेलों में कैदी अपना नाड़ा जो है वो खिड़की में बांध के और घुटने के बल सुसाइड करता है। झूलों पे सुसाइड के केसेस हिंदुस्तान में रिपोर्ट होते हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्ट होते हैं। तो ये कहना गलत था कि पैर टच हो रहा है इसलिए ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है, जबकि फॉरेंसिकली प्रिंसिपल है, अवेलेबल है, साइंस कहती है कि नहीं, ये हो सकता है। उसमें सिर्फ आपको फोर्स चाहिए, कॉर्ड टूटेगी और आप वो जीवन समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से बदायूं के केस में सिस्टर्स थी दो, जिनकी पेड़ पे लटकी हुई मिली थी, बड़ा फेमस केस था। अब मैं सुन रहा था उनके जो कंप्लेनेंट थे उनका स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि हमने उनको कई घंटों तक ढूंढा, शायद लंबी पुरानी बात है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, शायद उन्होंने कहा कि 1 दिन या 2 दिन ढूंढा। जब हम लोग स्पॉट पे, मैं खुद भी गया था, मैंने देखा कि उनके घर से बिना किसी ऑब्स्टेकल के उस पेड़ की विजिबिलिटी क्लियर है, तो इनको इतने दिन ढूंढने की ज़रूरत क्यों थी? इट मीन्स समथिंग फिशी। तो हम लोगों ने इस सवाल को उठाया, बाद में पता चला कि उनके फादर ही इसके पीछे आरोपी थे। सीबीआई ने उनके ऊपर, परिजनों के ऊपर चार्जेस फ्रेम किया और जो लड़के पकड़े गए थे निर्दोष थे उनको छोड़ा। कांझावाला का केस, कांझावाला पे एक स्कूटी की लड़की को कुछ लोगों ने टक्कर मारी और घसीटते हुए काफ़ी किलोमीटर तक ले गए और उसकी हत्या कर दी गई। उसमें हम लोगों ने फॉरेंसिक तथ्यों के आधार पे लगातार दिल्ली पुलिस से इस बात की डिमांड की कि ये मर्डर का केस है, क्योंकि ये विलफुल उसने मारा है और उसको पता था कि नीचे कुछ है। गाड़ी अगर चल रही है बिना किसी ऑब्स्टेकल के, तो ड्राइवर को पता रहता है कि नहीं नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ होता है उसको पता चल जाता है कि नहीं नीचे कुछ है। और नीचे अगर कुछ है, एक इतनी बड़ी बॉडी नीचे फंसी हुई है और वो चला रहा है, तो उसको पता होगा, क्योंकि वाइब्रेशन और जो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है वो ड्राइवर को इंडिकेशन हो सकता है। हमने बहुत सारे तथ्यों के आधार पे इसको साबित किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने इस पे एफआईआर में इस मर्डर के सेक्शन को आगे बढ़ाया, क्योंकि अगर मैं जानता हूँ कि मेरी गाड़ी के नीचे है फिर भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो इट इज़ एक्ट ऑफ मर्डर। पिछले समय से अगर मैं देखूं तो एक बहुत ही स्टार्क डिफरेंस जो मुझे देखने को मिला है, और जैसा कि आपने भी अपनी बातों में कहा कि लोगों के कंज्यूम करने का इन्फॉर्मेशन को और इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया बदल चुका है। तो जो सबसे मेन डिफरेंस मेरे को पता चला वो था सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया जो है चीज़ों को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, इन्फॉर्मेशन की डिलीवरेंस को और कंजम्पशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। तो क्या आपको लगता है कि जो हार्डकोर जर्नलिज्म है उसको सोशल मीडिया से खतरा है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया आज भी अनरिलायबल है। वो उसका जो साइकोलॉजिकल फेनोमिना है वो अनरिलायबिलिटी का है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोग आते हैं उस खबर को ऑथेंटिकेट करने। अब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो टूल ऑफ ऑथेंटिकेशन बन चुका है। वहाँ पे जाने का मतलब कि अगर यहाँ दिखाई जा रही है तो सच है यार, ये तो सोशल मीडिया है यार, लोग कुछ भी लिखते रहते हैं। You just understand the psychology of the user and psychology of that platform.
तो ऐसा नहीं है कि खतरा है। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो ऐसा कहा जा रहा था कि प्रिंट मीडिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी अखबार निकलते हैं, आज भी अखबारों की ताकत है, आज भी उनके पढ़ने वाले लोग हैं। टीवी आया तो कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया आया तो टीवी ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है, सबका अपना रोल है और वो रोल वही पूरा कर सकता है। ये ज़रूर होगा कि जैसे अखबार कागज़ की जगह अब डिजिटली भी छप रहे हैं, उसी तरह टीवी हो सकता है कि बड़ी स्क्रीन की जगह मोबाइल पे आए, हो सकता है कि वो OTT प्लेटफॉर्म पे आए, ये ज़रूर हो सकता है। ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, लेकिन इसका जो मूल मीडियम का वो है वो ख़त्म नहीं होगा कभी। सर अभी हाल ही में कल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था, तो प्रेस फ्रीडम के ऊपर मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से एक पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत हैं। तो प्रेस फ्रीडम कैसे इवॉल्व किया है सर आपके कार्यकाल में के दौरान? 20 साल का जो आपका कार्यकाल है उसमें कैसे प्रेस फ्रीडम इवॉल्व किया है? देखिए, आज तक मेरे ऊपर कभी इस बात का दबाव नहीं आया कि मैं ये स्टोरी करूं या ना करूं। बहुत सारी सरकारें रही इस 20 साल में, अलग अलग पार्टियों की सरकारें रहीं, लेकिन कभी मेरे ऊपर दबाव नहीं आया। इसके मैं उदाहरण बताता हूं। उत्तर प्रदेश के 3 मिनिस्टर्स के OSDs का, PS का हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने स्टिंग ऑपरेशन किया और उसको चलाया। वो सच था, उन PS को गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया और हम लोगों को कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं था, हमने उसको इजीली चला दिया। 10 साल पहले हमने देश के एक गृह राज्य मंत्री थे, उनके खिलाफ स्टोरी की थी, हमने उसको चलाया, तो वहाँ भी दबाव नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि दबाव हमारे ऊपर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब ये आपकी इच्छा है कि आप स्वयं कोई चीज़ पेश कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, वॉलंटरली कह रहे हैं, किसी भी वजह से, चाहे किसी लाभ की वजह से या जिस वजह से भी कह रहे हैं, वो बात अलग है। वरना व्यवस्था कभी आप पे दबाव नहीं बनाती। अभी भारत में मुझे नहीं लगता है कि यह है। हो सकता है कि मेरा अनुभव ऐसा हो और किसी का ना हो, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि मुझे कभी भी, चाहे वो 10 साल पुरानी सरकार हो, उस वक्त भी मैं जर्नलिज्म कर रहा था और अभी भी मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, दोनों ही पीरियड में मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं। क्योंकि फोरेंसिक साइंस और फोरेंसिक जर्नलिज्म एक स्पेसिफिकली फैक्ट्स बेस्ड जर्नलिज्म है, तो उसको लेकर आपको जर्नलिज्म का फ्यूचर कैसा दिखता है इस कंट्री में? अगर ये चीज़, क्योंकि आपने अभी कहा कि बाहर देशों में है लेकिन एशिया में, इंडिया में ये चीज़ अभी प्रचलित नहीं है, तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म फोरेंसिक को साथ में लेके चलते हुए? See, the future of journalism is in India is bright because the young generation जो अभी आ रही है इस प्रोफेशन में, उसके पास तकनीक को इस्तेमाल करने की ज़बरदस्त क्षमता है। जो पुराने जर्नलिस्ट हैं या थे, आइडियोलॉजिकली तो वो फ्रेम थे, आइडियोलॉजिकली उनके पास वो ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन तकनीक के तौर पे वो उतने बेहतर नहीं थे। आज की मीडिया तेज़ है, फास्ट है, तो जो ये हमारा यूथ आया है, इसको इन सब चीज़ों से बहुत मतलब नहीं है और ये यूथ प्रयोग करने से भी नहीं चूक रहा है। ये यूथ जो है 24 घंटे के अंदर अपना YouTube चैनल लॉन्च कर देता है। ये यूथ उसकी रीच जो है वो मिलियंस में पहुंचा देता है। तो देखिए, फ्यूचर तो बुरा नहीं है। हाँ, अब ये लोग जो भी हमारा यूथ है वो प्रिंसिपल्स को कितना मेंटेन कर पाता है ये आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन मेरा ये भरोसा है कि ये यूथ जो है प्रिंसिपल को भी रखेगा। बहुत सारे यूथ से बात होती है, तो चूँकि मैं एक पुराना जर्नलिस्ट हूँ और जब किसी नए लड़के से बात करता हूँ जर्नलिस्ट से, तो वो अपने तथ्यों को रख के और पूरी तरह स्टैंड करता है, तो ये भरोसा होता है कि नहीं यार, दे आर स्ट्रांग। तो फ्यूचर मुझे अच्छा लगता है। एक ज़रूर मैं बात कहना चाहूँगा सरकारों से और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कि आप अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी प्रयोग करिए। अगर आप वो प्रयोग नहीं करोगे तो इंडस्ट्री भी रेवोल्यूट नहीं होगी। देखिए, नीचे से लड़का पढ़ के आता है और ऊपर काम करता है। जब वो पढ़ेगा ही पुरानी चीज़
तो वो काम भी पूरा ना करेगा। तो मैं इंस्टीट्यूशन से कहना चाहूँगा कि वो अपनी एजुकेशनल स्ट्रक्चर को बदलें, वो उसको अपग्रेड करें, वो उसमें प्रयोग करें, और इंडस्ट्री और एजुकेशनल सेक्टर आपस में मिल के काम करें। इंडस्ट्री जो हैं वो अपनी नीड बताएं एजुकेशनल सेक्टर्स को, और एजुकेशनल सेक्टर उस नीड को समझ के कोर्सेज डिज़ाइन करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक, वहाँ से पढ़ने वाला बच्चा बेरोजगार नहीं होगा, उसको तुरंत रोजगार मिलेगा। दूसरा, इस इंडस्ट्री की ज़रूरत पूरी होगी और ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो ये वैसा वर्षा है। तो सर आई थिंक वक्त आ गया है इस इंटरव्यू को रैप अप करने का। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान इट इज़ अ टू वे रोड, और एक पत्रकार का काम है इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, तो दर्शकों का काम है इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करना। तो कुछ ऐसी टिप्स जो दर्शकों के पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा क्लियर रखने में उनकी मदद करे, ताकि वो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के बवंडर में ना फंसे। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़िए तो दिमाग लगाइए कि इसमें तथ्य कितने हैं। इसमें ये जो बात कही जा रही है, सिर्फ एनालिसिस बिलीव नहीं मत करिए। अगर इसमें तथ्य है, उसमें कोई ऐसा फैक्ट है, फिर भी उसको एक बार वेरीफाई करिए। अब आपके पास तकनीक है, गूगल है, इंटरनेट है, आप ऐसे भरोसा मत करिए। दूसरा कि आप बुरी चीज़ों को देखते हैं, आप अपनी व्यूअरशिप देते हैं, इसलिए बुरी चीज़ें बढ़ती हैं। आप बुरी चीज़ों को देखना बंद करिए, व्यूअरशिप मत दीजिए, वो चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। मेरा कहना है कि इन्फॉर्मेशन और मीडिया के क्षेत्र में दर्शक जो है वो राजा है, और वो समझ बैठा है कि वो गुलाम है। तो उसको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि राजा वही है। वो ऐसी सूचनाओं को बायकॉट करे जो गलत हैं, और ऐसी सूचनाओं को ग्रहण करे जो सही है। तो राजा की तरह रहे, वो तय करे कि इस देश में किस तरह की मीडिया रहेगी और किस तरह की मीडिया नहीं रहेगी। मीडिया ये तय नहीं कर सकती है कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये राजा तो वो तो सरकार बनाती है, जनता वो हमें चलाती है। वो देख लिए तो हम हैं, वो नहीं देखेगी तो हमारा वजूद नहीं है। हम खबरें बनाते हैं उसके लिए बनाते हैं। तो ये एहसास मैं व्यूवर्स को दिलाना चाहूँगा कि देखिए, राजा आप हैं, राजा हम नहीं हैं। आप ये तय करिए कि सही सूचना देखेंगे, आप ये तय करिए कि सही बात सुनेंगे, तो सही चीज़ें अस्तित्व में रहेंगी और बुरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बुरी चीज़ें देखेंगे तो अस्तित्व में वो रहेंगी और सही चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। उत्तर प्रदेश टाइम्स को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारत के सबसे पहले फॉरेंसिक जर्नलिस्ट इंद्रजीत राय, जिन्होंने एक बहुत ही ताज़ा पर्सपेक्टिव दिया कि कैसे पत्रकारिता जगत को फॉरेंसिक मदद कर सकता है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दिया कि दर्शक राजा है। मीडिया डिसाइड नहीं करता कि क्या दिखाना है, दर्शक डिसाइड करता है कि क्या देखना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो इसको लाइक करें और कमेंट में ज़रूर अपने सजेशंस दें, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें उत्तर प्रदेश टाइम्स को। मैं हूं ललित कुमार, उत्तर प्रदेश टाइम्स, नोएडा।